हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पे। हम लोगों ने कल ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत किया था और 20-25 मिनट के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश किए थे कि पृथ्वी अपने शुरुआत के समय से किस तरह से पेंजिया और पैंथलासा में था और फिर इसका जो है सो विभाजन हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बट गया। ठीक है, और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से क्षेत्र का निर्माण हुआ, कौन कौन से, और अंगारा लैंड से किन किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि गोंडवाना लैंड से जो है सो प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ और प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर सड़ककर जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो फिर हिमालय का निर्माण हुआ और हिमालय के निर्माण होने के बाद जो है उनसे जो नदियाँ मिट्टी बहा कर लाई, गाद बहा कर लाई, उससे जो है भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो प्राचीनतम है और उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वो सबसे नवीनतम संरचना है। आज हम इन तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कहीं मुझसे अगर कोई चीज़ मिस्टेक हो रही तो आप ज़रूर हमें बताएं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ, ये चीज़ हम मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर कोशिश करूँगा या मैं अलग तरीके से कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि आपको मतलब कि आपको झिझक होगा कि मैं पूछूँ या नहीं पूछूँ। मैं आपका दोस्त हूँ, आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, अब इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इनकी जो चट्टान है वो क्रम इस तरह है, जैसे प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की संरचना, पैलियोजोइक महाकल्प की संरचना और मेसोजोइक महाकल्प की संरचना। ये सब महाकल्प है और अलग अलग महाकल्प में अलग अलग चट्टानों का निर्माण हुआ है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं उसका क्रम आप याद रखिएगा। क्रम, ये आप महाकल्प याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन आपको जो चट्टान है उसका क्रम याद रखना है। जैसे सबसे पहले आर्कियन चट्टान, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान और फिर दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत किन किन चट्टानों से मिलकर बना है तो प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से 6 प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है, जिसमें पहला चट्टान है आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना और छठा दक्कन ट्रैप। और इन चट्टानों में से सबसे पुराना कौन होगा तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, और सबसे नया कौन होगा दक्कन ट्रैप की चट्टानें। अगर सपोज कीजिए कि अगर हम इसको हटा दें, हम इतने चट्टानों में से पूछे कि सबसे नया कौन है तो सबसे नया गोंडवाना और सबसे पुराना आर्कियन। अच्छा, हम अगर इतने चट्टानों में से पूछे कि इसमें से सबसे पुराना तो आर्कियन और सबसे नया विंध्यन, यानी किसी भी तरह से पूछे कि सबसे पुरानी चट्टान कौन है, सबसे नई चट्टान कौन है, तो हम उसको बता देंगे अगर हमें ये क्रम याद रहेगा। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। चलिए एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। पृथ्वी पर सबसे पहले लावा, मैग्मा आदि के ठंडा होने के बाद जो संरचना का विकास हुआ वे आर्कियन चट्टान कहलाए। अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पहले जलता हुआ स्वरूप में था, लावा के स्वरूप में था, और फिर इस पर लगातार बारिश होने से जो है इनका लावा ठंडा हुआ, मैग्मा जो है सो ठंडा हुआ और उससे जो चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन चट्टान कहा जाता है। तो पृथ्वी का सबसे पुराना चट्टान आर्कियन चट्टान है। और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना चट्टान क्या है, आर्कियन चट्टान। अब आर्कियन चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रायद्वीपीय भारत में, क्योंकि मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत में कुल 6 प्रकार के चट्टान मिल रहे हैं। तो आर्कियन चट्टान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका नीचे लिस्ट दिया गया है, मैं बताऊंगा। यह ग्रेनाइट व नीस से निर्मित चट्टान है। ग्रेनाइट व नीस से निर्मित चट्टान है। आर्कियन चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यानी आर्कियन क्रम की जो चट्टानें बनी थी लावा से, मैग्मा से, उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म क्या है तो दोस्तों, जीव जो हैं मर जाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, जब वो मर जाते हैं और मिट्टी में दब जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक वो दबे रहते हैं और उसके जो अवशेष रहते हैं ना,
चाहे वो किसी रूप में हो, हड्डी के रूप में हो या गैस के रूप में हो या फिर तेल के रूप में हो, कोयला के रूप में हो, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। तो आर्कियन कर्म की चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते थे और इसका कारण यह था कि उस समय तक कोई जीव की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। जब ये चट्टान बन रहे थे तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह चट्टान धात्विक व अधात्विक खनिज की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन अत्यंत कठिन है। यानी कि कह रहा है कि आर्कियन कर्म की चट्टानों में खनिज पदार्थ, धात्विक और अधात्विक खनिज तो बहुत है, लेकिन इसका दोहन करना, इसका खुदाई करना, इसको प्राप्त करना ज़्यादा खर्चीला है और कठिन है। इस वजह से इसका दोहन नहीं हो पाता है। आर्कियन चट्टान मुख्यतः कर्नाटक में, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, मेघालय का पठार इत्यादि में पाया जाता है। आर्कियन कर्म की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये लिस्ट है और आपको ये 6 चट्टान जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं इसको आपको करना पड़ेगा याद। ठीक है, तो आप इसको कर लेंगे याद, 6 चट्टान के नाम लिखेंगे और उसके नीचे जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो जगह का नाम लिखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे और देखते रहेंगे तो ये आपको याद रहेगा। दूसरा है धारवाड़ कर्म की चट्टानें। तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। देखिए ये जो हम लोग पढ़ेंगे आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, ये आर्कियन कर्म के चट्टान का जो है मतलब कि निक्षेपण होकर क्या बन रहा, अपर्दन व निक्षेपण होकर धारवाड़, फिर धारवाड़ में अपर्दन व निक्षेपण होगा तो कुडप्पा में अपर्दन व निक्षेपण होगा तो विंध्यन कर्म की चट्टानें बनेंगी। तो इस तरह इसका कर्म चलता जाएगा। तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। धारवाड़ चट्टान में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी धारवाड़ कर्म के भी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टान का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, मेघालय के शिलांग क्षेत्र, लद्दाख, जास्कर श्रेणी आदि में पाया जाता है। इन जगहों पे धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ कर्म की चट्टानों में मिलता है और उसका दोहन भी आसान होता है। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सर्वाधिक खनिज भंडार जो है सो किस तरह की चट्टानों में मिलते हैं, तो धारवाड़ कर्म की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं भारत में। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो देखिए इससे पहले आर्कियन कर्म के चट्टानों में तो खनिज पदार्थ थे, लेकिन उसका खुदाई कठिन था, इसलिए वहाँ पे खनिज पदार्थों के नाम नहीं पढ़े थे। यहाँ पे पढ़ेंगे। धारवाड़ में लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा आदि पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुडप्पा कर्म की चट्टानें। इनका निर्माण आर्कियन एवं धारवाड़ चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से कुडप्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, कुडप्पा चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आर्कियन, उसमें भी जीवाश्म नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा धारवाड़, उसमें भी जीवाश्म नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कुडप्पा, इसमें भी जीवाश्म नहीं है। यानी कि प्रथम 3 प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिले हैं। सर्वाधिक विकास अगर इसका देखें तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में तथा अन्य स्थल जैसे कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र आदि में कुडप्पा कर्म की चट्टानें मिलती हैं। अब कुडप्पा कर्म की चट्टानों में खनिज पदार्थ क्या पाए जाते हैं, तो कुडप्पा कर्म की चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है और चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कुडप्पा कर्म की चट्टानों में। इसके अलावा चूना पत्थर के अलावा संगमरमर, लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे चूना पत्थर और संगमरमर पाए जाते हैं कुडप्पा कर्म की चट्टानों में। इसके बाद है विंध्यन कर्म की चट्टानें। कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। यह लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि के भरपूर निक्षेप है। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। अभी इससे पहले चूना पत्थर कहाँ मिला था, कुडप्पा की पहाड़ी में, और चूना पत्थर कहाँ मिल रहा है, विंध्यन कर्म की चट्टानों में। कुडप्पा की पहाड़ी बोल दिया, कुडप्पा कर्म की चट्टानों में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक भंडार चूना पत्थर का कहाँ है, तो कुडप्पा कर्म की चट्टानों में। और लाल बलुआ पत्थर किस कर्म की चट्टानों में मिलता है, तो विंध्यन कर्म की चट्टानों में मिलता है। ठीक है,
विंध्यन कर्म की चट्टान से दक्कन ट्रैप का एक बड़ा भाग ढका हुआ है। दक्कन ट्रैप का बड़ा भाग ढका हुआ है। दक्कन ट्रैप हम लोग देखे हैं कि सबसे 6 नंबर पर चट्टान हम लोग पढ़े थे, सबसे नवीन संरचना के रूप में। गोंडवाना कर्म की चट्टानें ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के मध्य गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। अब यह है कार्बोनिफेरस युग और यह है जुरैसिक युग। इसके मध्य जो है सो गोंडवाना कर्म की चट्टानों का विकास हुआ। अब ये कहाँ है, तो ये देखिए कार्बोनिफेरस युग यहाँ है और जुरैसिक युग यहाँ है। ठीक है, तो अब इनके बीच जो है सो इन टाइम पीरियड में जो है सो निर्माण होता है किसका, गोंडवाना कर्म की चट्टानों का, है ना। कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग के बाद गोंडवाना चट्टान कोयले के अवशेष के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना कर्म की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कुडप्पा कर्म की चट्टानों में चूना पत्थर और संगमरमर। कुडप्पा कर्म की चट्टानों में चूना पत्थर और संगमरमर। विंध्यन कर्म की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर और गोंडवाना कर्म की चट्टानों में कोयला मुख्य रूप से याद रखेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब कमोबेश हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोयला किस तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो गोंडवाना कर्म की चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में गोंडवाना चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। ठीक है, यानी कि जीवाश्म पाए जा रहे हैं कहाँ, गोंडवाना कर्म की चट्टानों में जीवाश्म के उदाहरण मिल रहे हैं। कोयला तो खुद जीवाश्म है ना भाई, कोयला भी पेड़ पौधे जो दब गए थे उसी के अवशेष हैं। इसके बाद दक्कन ट्रैप है। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था, है ना। मेसोजोइक महाकल्प है और इसके क्रीटेशियस कल्प में हुआ था निर्माण दक्कन ट्रैप का। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। देखिए विदर्भ का क्षेत्र है ना, ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हुआ कि ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, यानी कि ज़मीन फटा और उससे नीचे से लावा निकलने लगा, और लावा निकलने लगा जिस तरह से ज्वालामुखी से लावा निकलता है, आग निकलता है, उसी तरह से निकलने लगा और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को क्या कर लिया, उस लावा ने घेर लिया। और उसके जो ठंडा होने से जो चट्टानों का निर्माण हुआ उसे दक्कन ट्रैप कहा गया। ठीक है, इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप में किस तरह का जो है सो चट्टान है, बेसाल्टिक, है ना। और ये कितना मोटाई है, तो 600 से 1500 मीटर और कहीं कहीं 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर नीचे तक जो है बेसाल्टिक लावा का जमाव है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरैसिक कल्प में हुआ था। दक्कन ट्रैप का निर्माण तो बाद में हुआ, इससे पहले राजमहल ट्रैप का निर्माण हो चुका था। तो अब देखते हैं हिमालय, क्योंकि भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत को देखा और उनकी 6 प्रकार की चट्टानें को देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं हिमालय का निर्माण। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में 6 प्रकार के चट्टानों का क्रम याद कर लीजिएगा, और कौन सी चट्टानें किन क्षेत्र में पाया जाता है और उनमें कौन से तत्व या कौन से धातु पाए जाते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं हिमालय के निर्माण। सेनोजोइक महाकल्प है ना, सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प है और सेनोजोइक महाकल्प जो है चौथा महाकल्प है। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोवर का भूसन्नति सिद्धांत एवं मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान है। देखिए हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए
दो थ्योरी दिए जाते हैं, एक कोबर का भूसन्नति और दूसरा है मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी। क्या है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत? कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा। ये भूसन्नतियाँ लंबे, संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। जैसे मैंने बताया था कि तेथिस सागर का निर्माण हुआ, तेथिस सागर, तो ये छिछला था, इस पे थोड़ा पानी था, है ना, बहुत गहरा पानी नहीं था। और जब इधर से आ गई प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड से टूट के प्रायद्वीपीय भारत, और इधर था यूरेशियन प्लेट, तो ये जो दबाया, ये जो प्रेशर बनाया, तो ये जो है सो ऊपर उठने लगा, ये ऊपर उठने लगा, है ना, तेथिस सागर। और इसी के ऊपर उठने, यानी इसी के बलन से जो है पर्वतों का निर्माण हो गया। वही कह रहा है कि ये भूसन्नति लंबे, संकरे व छिछले जलीय भाग होते हैं, यानी कि ये वाला भाग। कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर तेथिस भूसन्नति थी, यानी तेथिस सागर थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करता था, अलग करता था। इन अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड दोनों भूमि के अवसाद तेथिस भूसन्नति में कृत्रिम रूप से जमा होते गए एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे कुनलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार कहलाया। देखिए, कहता है कि यहाँ पे दोनों तरफ से, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से निक्षेप आते गए, है ना, यहाँ से जो है मिट्टी का यहाँ पर आता गया और परत दर परत जमता गया। और जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराई तो बलन हुआ, और बलन हुआ तो उससे कुनलुन पहाड़ी, हिमालय पहाड़ी, काराकोरम श्रेणी आदि का निर्माण हुआ। और जहाँ पर कम दबाव पड़ा ना, इस क्षेत्र में, हिमालय के बाद वाला क्षेत्र जो है तिब्बत का क्षेत्र, जहाँ पे वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित, यानी थोड़ा प्रभावित हुआ क्षेत्र, है ना, तिब्बत का पठार कहलाया। यानी उठा तो, लेकिन वो पूरा इस तरह से नहीं उठ पाया, उठा और इस तरह से उठा। और ये पठार का लिए यही है ना कि उठा हुआ भाग हो लेकिन ऊपर समतल हो, नुकीला ना हो, तो वो पठार हो गया। तो यही कह रहा है। तो ये था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि भूसन्नति मतलब कि तेथिस सागर, और तेथिस सागर में वलन पड़ने के कारण जो है सो जो भाग उठा, है ना, वो पर्वत का निर्माण किया। और इस तरह से जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत इस बारे में जानकारी देता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहलाता है? तो हिमालय की उत्पत्ति के सबसे उपयुक्त व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक मॉर्गन और आइजैक है। देखिए, आपको सिद्धांत पूछेगा नहीं, वनडे एग्जाम में आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया है। हिमालय के निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया है? तो कोबर ने दिया है। फिर पूछेगा कि हिमालय के निर्माण से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया है? तो मॉर्गन और आइजैक ने दिया है। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मॉर्गन एवं आइजैक के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे तेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार के क्षेत्र में अवसादों के बलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और शिवालिक श्रेणियों का निर्माण वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों के बलन से प्लायोसीन काल में हुआ। क्वार्टनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोसीन या होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है और आपको समझा देता हूँ मैं। हिमालय का निर्माण, सबसे पहले तो हिमालय का निर्माण जो होता है वो महाकल्प के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, महाकल्प के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चौथा महाकल्प चल रहा था। कौन सा महाकल्प चल रहा था? चौथा महाकल्प चल रहा था। और सेनोजोइक, चौथा महाकल्प को क्या बोलते हैं? सेनोजोइक
जोइक आप याद करेंगे, महाकल्प 5 है, आप याद कर लेंगे। और चौथा महाकल्प है तो कल्प कौन सा होगा? तीसरा, यानी तृतीयक कल्प, तृतीयक कल्प। और तृतीयक कल्प में जो है सो अलग अलग जो है सो पीरियड होगा, युग होगा। तो उस युग में आप याद रखेंगे इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। ठीक है, ये क्या है? ये सेनोजोइक महाकल्प के अंदर जो तृतीय कल्प है उसके अंदर जो पीरियड है उसका नाम लिखा गया है। इयोसीन और ओलिगोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण हुआ, महान हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन में जो है लघु हिमालय का निर्माण हुआ, लघु हिमालय का निर्माण, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और प्लायोसीन में जो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखिए, हिमालय का उत्तर से दक्षिण तक क्रम है, ठीक है, और ये अगला चैप्टर का विषय है, उसमें बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर से दक्षिण में क्या क्रम है हिमालय का और पूरब से पश्चिम में क्या क्रम है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि कौन सा हिमालय कब बना। तो सबसे पहले महान हिमालय बना इयोसीन ओलिगोसीन काल मतलब कि युग में, फिर है लघु हिमालय बना मायोसीन, और शिवालिक बना प्लायोसीन। ठीक है, ये चौथा महाकल्प में। उसके बाद पांचवा महाकल्प है नियोजोइक, नियोजोइक है ना। और ये आपका क्या कौन सा युग हो जाएगा? चतुर्थक युग, चतुर्थक कल्प, चतुर्थक कल्प। यहाँ देखिए तृतीयक कल्प था, यहाँ चतुर्थक कल्प, यहाँ चौथा जो है सो महाकल्प था, यहाँ पांचवा महाकल्प। और चतुर्थक महाकल्प में दो पीरियड आता है, एक आता है प्लीस्टोसीन और एक आता है होलोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन, होलोसीन। यहाँ पे कह रहा है ये तीनों हिमालय का निर्माण हो चुका है दोस्तों। और ये कह रहा है कि क्वार्टनरी मतलब ये चतुर्थक अर्थात नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प में प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में, ये प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प ये दोनों इसमें आ रहा है, में भी इसका निर्माण होता रहा, यानी कि इन हिमालय का निर्माण होता रहा। देखिए ये नवीन वलित पर्वत है और इसका निर्माण अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, क्योंकि ये नियोजोइक महाकल्प जो है सो आखिरी महाकल्प है, यानी अभी ये चल रहा है। और चतुर्थक कल्प जो है सो ये भी आखिरी कल्प है जो कि अभी चल रहा है। और चतुर्थक कल्प के अंतर्गत प्लीस्टोसीन और होलोसीन दो युग है, और होलोसीन सबसे बाद का युग है जो अभी चल रहा है। तो अभी भी तो हिमालय का निर्माण हो ही रहा है, तो इन कल्पों में भी हिमालय का निर्माण हो रहा होता है। और खासकर याद रखेंगे कि इन कल्पों में होलोसीन काल में, प्लीस्टोसीन या होलोसीन काल में हम लोग देखेंगे तो मैदानों का विकास हुआ, मैदान का विकास हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, और इससे जो मिट्टी लाया गया नदियों के द्वारा उससे मैदानों का निर्माण होलोसीन कल्प में हुआ, होलोसीन कल्प में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय के निर्माण से संबंधित कब किसका निर्माण हुआ है ये क्वेश्चन पूछता है। तो इयोसीन ओलिगोसीन में महान हिमालय, मायोसीन में लघु हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। याद रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा एमसीक्यू आएगा, आप जरूर करेंगे और देखेंगे कि कितना क्वेश्चन बन रहा है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1580 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत देते हैं। अब है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण क्वार्टनरी यानी चतुर्थक कल्प, और चतुर्थक कल्प कौन सा महाकल्प में है? नियोजोइक महाकल्प में। चतुर्थक कल्प में, क्वार्टनरी कल्प में, नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ। प्लीस्टोसीन और होलोसीन पीरियड है इसमें हुआ। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक दोस्तों अब जब हम कह रहे हैं नियोजोइक महाकल्प जो कि पांचवा का महाकल्प है, तो कुछ तो समझ में आ रही होगी आपको कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, या नियोजोइक महाकल्प क्या है। फिर उसके चतुर्थक कल्प की बात करें क्वार्टनरी, तो ये क्या है। और इस
नियोजोइक के अंतर्गत, चतुर्थक कल्प के अंतर्गत, प्लीस्टोसीन और होलोसीन क्या पीरियड है, ये समझ में आ रही है बात। आप एक बार उस पिछले की वीडियो में जाकर और उस चीज़ को अच्छा से लिख लीजिए आप किसी पेपर पे, है ना, और 2-3 बार जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। एक बार वीडियो को भी देख लीजिएगा फिर से, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाए। तेथिस भूसन्नति के निरंतर संकड़ा व छिछला होने एवं हिमालयी व कुछ दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जवाब से मैदानी भाग निर्मित हुआ। इसके पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है। यानी कि ये सिंधु नदी से लेकर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ये मैदान। और इस मैदान को जो है, इसकी लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर के मैदान को राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में विभाजित किया जाता है। यह है आपको राजस्थान का मैदान, है ना। राजस्थान के मैदान के बाद जो है पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और फिर ये आ गया आपको ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप देखिए कि कितना आपसे एमसीक्यू हो रहा है।